सीकर की किसी भी बेस्ट से बेस्ट कोचिंग उठा लेना, मैं आपको कह रहा हूँ, कोटा और सीकर की, और क्वालिटी रिजल्ट जिस हिसाब से परसेंटाइल आई है जितने बच्चों की संख्या में, ऐसा किसी एक में भी हो तो मेरे को कह देना आकर। मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, मतलब बिना मेहनत के तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे सबसे पहले तो पर्सनल केयर बहुत ज़्यादा है। कूलिंग में हमने दिए लगातार स्टेट टॉपर्स दिए हैं। आपको पता है तनुप्रिया का आपने इंटरव्यू किया था, तो बिट्स पिलानी के अंदर पढ़ रही है, राजस्थान की टॉप 1 रैंक थी उसके पास में। और हर साल हम अब जेई के एग्जाम के अंदर और लास्ट ईयर नीट में भी आपने देखे कितने सारे सिलेक्शन हुए हैं। हमारे मेन से पहले 2 महीने तक टेस्ट सीरीज चली थी, तो उसमें बहुत अच्छा एनालिसिस हुआ। मैं तो हर बार कहता हूँ कि झुंझुनू एजुकेशन हब वापस बनेगा, गौरव झुंझुनू का एजुकेशन और गौरव वो वापस लौटेगा। केमिस्ट्री को ज़्यादा ही समय दिया, मतलब केमिस्ट्री ज़्यादा मेरा टाइम रिक्वायर्ड करती थी। वहाँ बाहर बच्चा जाता है, नशे पत्ते का डर, आपको पता है रोजाना न्यूज़पेपर्स में आती हैं क्या क्या कहानियाँ आती हैं सीकर की, आपको हमें पता है सब सारी चीज़ें, ठीक है। न वो चीज़ों का डर है, न बच्चा डिप्रेशन में जाएगा, हंसी खुशी माहौल के साथ में यहाँ सिलेक्शन दे रहे हैं। जस्ट रिलैक्स होके पेपर सोचा कि इतनी मेहनत की है तो कुछ करेंगे। ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। डायरेक्टर के लिए ये होता है कि अपने रिजल्ट को मेंटेन रखना और इसमें बढ़ोतरी करना। इसके लिए आपने क्या प्रयास किया, क्या अलग है मतलब एमडीसीएल में जो बाकी संस्थाओं से अलग बनाती है? कितने आए आपके? 99.17। अब और क्या चाहिएगा, हैं इतने परसेंट डाला है किस? आप कर सकते हो, और यहाँ की मेंटरशिप और डाउट क्लासेस ये सब कुछ बहुत अच्छी हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाता है। स्टूडेंट डिसिप्लिन में होगा तो ही रिजल्ट लेकर के आ पाएगा, डिसिप्लिन बिगड़ेगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। अब कोटा सीकर में आप फिर वही बात आएगी, मैं कहूँगा कोचिंग के अंदर बच्चे मोबाइल लेके जाते हैं, पीछे की बैक बेंच पे बैठ करके पूरी वेब सीरीज देख लेते हैं, बोले सर आज एक वेब सीरीज देख ली पूरी। गला बैठा है तो बैठ जाने दो, हौसला नहीं बैठना चाहिए, आवाज थोड़ी धीमी ही सही लेकिन इरादों की गूंज मजबूत होनी चाहिए। जेई मेंस का परिणाम आया 2026 का, और आज चिड़ावा कस्बे की एक ऐसी संस्था में मौजूद हूं जो पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, लगातार तीसरी बार झुंझुनू जिले से टॉपर दे रही है। झुंझुनू सिर्फ शौर्य और बलिदान के लिए नहीं बल्कि प्रतिभाओं से भी लबरेज रहता है, और उसमें यह संस्था हमेशा अग्रणी रही है। आज एमडीसीएल के कुछ छात्र मेरे साथ हैं, छात्राएं मेरे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि जेई जैसी कठिन परीक्षा में इन्होंने कैसे सफर किया, कैसे वो फाइट की और झुंझुनू जिले में टॉपर बने। तनिष्क मेरे साथ हैं। तनिष्क, कितने परसेंटाइल आए आपके? 99.86। जब आपको पता चला तो पहला रिएक्शन क्या था? मतलब मैंने रिजल्ट चेक किया तो खुशी तो हुई थी, साथ में मम्मी पापा बैठे थे। तो उनको खुशी हुई। उन्होंने फिर मैंने कोचिंग में फ़ोन करके बताया कि इतने परसेंटाइल आए हैं, तब तक मुझे पता नहीं था कि मैं झुंझुनू जिले का टॉपर हूँ। ओके। तो फिर मुझे तो बाद में पता चला, बाद में डांगी सर ने फ़ोन करके मुझे बताया कि झुंझुनू जिले का टॉपर हूँ, तो मतलब बहुत खुशी हुई। अच्छा, मैं टॉपर हैं, आपको शुभकामनाएं ढेरों, और आप और अच्छा एडवांस में और अच्छा काम करें, तैयारी करें। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के बीच में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी रातों की नींद गंवानी पड़ती हैं, कैसे पढ़ना पड़ता है, क्या शेड्यूल होता है, मैं वो जानना चाहता हूँ ताकि आगे 2027 की जो तैयारी करें उन बच्चों के लिए थोड़ा सा हेल्प रहे। मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, मतलब बिना मेहनत के तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे जैसे कि कम से कम 6-7 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। ओके। इससे कम में तो नहीं हो पाएगा सब कुछ। जैसा आपने किया वैसा बताया, आप थोड़ा सा धैर्य रखें, फ्रस्ट्रेशन को दूर करें, थोड़ा सा हिचकिचाहट को दूर करें, और आसानी से बताएं कि बच्चे को समझ में आए कि हाँ तनिष्क ने इस तरीके से पढ़ा था, और ये रोल मॉडल अगर मैं इसको बनाऊं तो मैं भी फिर ऐसे करेक्ट कर सकता हूँ। मतलब सुबह से आप शाम तक का रूटीन बता सकते हैं? मतलब सुबह मैं 6 बजे उठता था। ओके। 6 बजे उठता था तो 8 बजे कोचिंग लगती है, और 8 बजे से 2 बजे तक कोचिंग। कोचिंग के बाद घर जाके 4 बजे पढ़ने बैठता था। तो कोचिंग के मॉड्यूल सॉल्व कर लिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लिए, ऐसे करके 6-7 घंटे की सेल्फ स्टडी करता था, और रात के 12 बजे तक या फिर 1 बजे तक सोता था। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट का कोई वेटेज होता है कि भाई आप जैसे जेई की तैयारी करते हैं और नीट की तैयारी करते हैं, नीट वाले बायो को ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो उनकी केमिस्ट्री थोड़ी अच्छी हो जाती है, फिजिक्स से वो डरते हैं, वैसे ही मैथ वाले बच्चे हैं वो थोड़ी केमिस्ट्री से डरते हैं, तो आपने किस तरीके से बैलेंस किया इनको? मतलब वेटेज तो तीनों का इक्वल है, लेकिन हाँ, बच्चों को मैथ्स टफ लगती है, वैसे केमिस्ट्री भी टफ लगती है। ओके। मेरी एक्चुअली में केमिस्ट्री बहुत वीक थी स्टार्टिंग में। अच्छा, तो उससे कैसे डील किया आपने? फिर उसको ज़्यादा समय दिया या फिर उसको थोड़ा साइड? केमिस्ट्री को ज़्यादा ही समय दिया, मतलब केमिस्ट्री ज़्यादा मेरा टाइम रिक्वायर्ड करती थी ताकि मैं उसे ओवरकम कर पाऊँ। केमिस्ट्री का फियर भी था एक, तो फिर केमिस्ट्री के फियर से ओवरकम के लिए उसको ज़्यादा टाइम दिया, और बाकी मैथ और फिजिक्स तो मेरी ठीक ही थी पहले से। अच्छा, मैं जब भी इन बच्चों से बात करता हूँ तो अपन एक छोटे से कस्बे चिड़ावा में हैं, और वहाँ की ये इतनी बड़ी संस्था, यहाँ से बच्चे देखते हैं आईआईटी या नीट का सपना देखते हैं तो कोटा नाम आता है, सीकर नाम आता है। चिड़ावा में फिर आप एमडीसीएल को क्यों चुना आपने? मेरे को सीख कर हाँ, क्या क्या लगा मतलब
यहाँ कितना कैसे भरोसा हुआ कि यहाँ मैं यहीं यहाँ के मैंने मतलब 2 साल के रिजल्ट्स देखे, ओके रिजल्ट्स पे मुझे भरोसा हुआ, फिर मैंने यहाँ पे डेमो भी लिया, तो फैकल्टी और पूरे मैनेजमेंट मुझे बहुत बढ़िया लगा, तो उसको ही देखते मैंने फैसला किया कि मैं यहीं से पढ़ूँगा। अच्छा ये क्लास का थोड़ा सा रूटीन बताएं, अभी तो सर भी नहीं है, आप बता सकते हैं कि कैसे क्लास में यहाँ टीचर्स कैसे डील करते थे बच्चे से, कैसे मोटिवेट करते थे, यहाँ की टेस्ट सीरीज कैसी होती थी, मॉक टेस्ट कैसे होते हैं? टीचर्स तो मतलब यहाँ के सभी बहुत अच्छे हैं, हमको क्लास में मोटिवेट टाइम टू टाइम करते रहते थे, और मतलब पढ़ाते भी बहुत अच्छा थे, और कोई बच्चा डिमोटिवेट हो भी जाता था तो पर्सनल केयर सबको देते थे, ओके पर्सनल केयर 1-to-1 पर्सनल केयर देते थे सब बच्चों को टीचर्स। और टेस्ट सीरीज़ तो यहाँ पे बहुत अच्छी थी, टेस्ट सीरीज़ में हमको सारा एनालिसिस मिलता था कि हम क्या गलती कर रहे हैं और हम आगे वो गलती ना करें। आपका क्या नाम है? शशांक आपके कितने परसेंटाइल है? 99.41। शशांक, मतलब एनर्जी तो है ही और एनर्जी होनी भी चाहिए, इतने परसेंटाइल लाए हो, क्या मानते हैं आपकी सफलता का राज क्या है, मतलब किस तरीके से आपने मेहनत की, थोड़ा सा बताएं ना आप। मेनली तो टीचर्स का सपोर्ट है, टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है यहाँ पे, और फैकल्टी बहुत ज़्यादा लाइक फ्रेंडली नेचर है टीचर्स का। सब मतलब आपको पढ़ाते भी हैं और लाइक आपको लगेगा नहीं एक बर्डन की तरह स्टडी। और यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ वगैरह आप देखेंगे तो बहुत अच्छी है, जैसे हमारे मेन से पहले 2 महीने तक टेस्ट सीरीज़ चली थी, तो उसमें बहुत अच्छा एनालिसिस हुआ। पहले चैप्टर वाइज टेस्ट हुए, फिर फुल सिलेबस टेस्ट हुए, तो उससे बहुत बेनिफिट हुआ है। अच्छा मेरे को एक बेसिक से सवाल बताओ कि जेई जैसी टफ एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या चाहिए? कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए, मेंटरशिप चाहिए अच्छी, या फिर अच्छे टेस्ट सीरीज चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, या फिर एक अच्छी संस्था चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो अच्छा इंस्टीट्यूट चाहिए और उसमें अच्छे टीचर्स होने चाहिए जो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करें, और टेस्ट सीरीज़ तो चाहिए क्योंकि वो आपका एनालिसिस करती है। और वही है कि आपका पेरेंट्स का भी सपोर्ट होना चाहिए पीछे। अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं तो आपको तो एक बहुत अच्छा बूस्ट मिलता है आपको। अच्छा आपका शेड्यूल क्या रहा, थोड़ा सा आप यहाँ आए ना, आपका शेड्यूल बताओ मेरे को कि किस तरीके से आपने पढ़ाई की, किस तरीके से अगर कभी डिप्रेशन आया हो तो यहाँ जो डायरेक्टर सर हैं या फिर वो टीचर्स हैं उन्होंने किस तरीके से आपको ट्रीट किया? मतलब कभी भी डिमोटिवेट होते थे तो सर पर्सनल केयर से बुलाते थे, समझाते थे कि आपको कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से डील करना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को। अच्छा हुआ है कभी आपके साथ ऐसे कि यार टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे? कई बार हुआ है मैथ में। अच्छा क्या हुआ थोड़ा सा बताएं ना। मैथ में एक दो टेस्ट में थोड़े कम नंबर आने लगे, कौन तो से टॉपिक में? नहीं वैसे ही टेस्ट चलते रहते हैं फुल सिलेबस। ओके ओके फुल सिलेबस टेस्ट में तो सर ने बुला के समझाया, छुट्टी चल रही तो बीच में पढ़ने के लिए छुट्टी मिलती थी, उसमें सर ने स्कूल संस्था में बुलाया था तो समझाया था सर ने कि कैसे किस प्रकार डील करें, कितना टाइम दें मैथ को ताकि ये वो सुधरे। अच्छा इंजीनियरिंग क्यों बनना आपको? आप मेडिकल में क्यों नहीं गए, या फिर आरएस आईएएस आईपीएस क्यों नहीं? इंजीनियर ही पहले से सपना है कि इंजीनियर बनूँ, पापा भी थोड़े इंजीनियर टाइप से ही, मतलब बिजली विभाग में है। अच्छा ओके, मतलब वहाँ से आपको प्रेरणा मिली। कब देखा था आपने ये सपना कि मुझे एक दिन आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है और फिर आईआईटी में जाना है? मतलब पहले तो आईआईटी पता नहीं था कि आईआईटी कुछ है, बस इतना ही पता था कि इंजीनियर बनना है। तो वहाँ में यहाँ पे आके स्कूल में आके पता चला कि कोचिंग भी चल रही है, तो फिर यहाँ पे आना आया तो अच्छा लगा सब। अच्छा स्कूलिंग भी आपने यहीं से की है? 11-12 से यहीं पे की है। अच्छा तो आईआईटी या नीट के लिए तो लोग सीकर या कोटा इस तरफ देखते हैं, या जयपुर जाए फिर दिल्ली जाए, यहाँ आपने यहाँ कैसे भरोसा किया? यहाँ पे सबसे पहले तो पर्सनल केयर बहुत ज़्यादा है। हमारी क्लास में इतने बच्चे हैं कि सबको पर्सनल केयर मिलती है, और दूसरा मेरा घर भी यहाँ पे पास में ही है, तो घर पे ही आराम से चला रहा हूँ, तो वहाँ पे भी घर के पास घर जैसा माहौल। हम्म, आपका क्या नाम है, थोड़ा सा आप आइए ना आप। आयुष नाम है मेरा, आयुष आपके कितने परसेंटाइल है? 99.04 परसेंटाइल है। अच्छा आप बताएं ना आपका क्या शेड्यूल रहा, मतलब एग्जाम जब आप देने गए सेंटर के अंदर तो उस समय सबसे पहले क्या थॉट आ रहे थे कि अब की बार नहीं होगा तो क्या है, अब जेई में तो मौके भी ज़्यादा नहीं मिलते, क्या थॉट चल रहे थे? बस थॉट तो यही था, एक कॉन्फिडेंस भी था कि मेहनत की है तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा, लेकिन एक डर तो था पेपर देने के बाद। अच्छा डिप्रेशन होता है क्या पेपर देते हैं, पेपर सामने आता है कि यार ये 3 घंटे हैं यार, इन 3 घंटों में कुछ नहीं हुआ तो फिर? हाँ होता है, बहुत होता है। तो उससे कैसे डील करते हैं? वही एक बार जस्ट रिलैक्स हो के पेपर सोचा कि इतनी मेहनत की है तो कुछ करेंगे। ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। डाउट क्लासेस का कितना बड़ा रोल होता है कि? डाउट का बहुत बड़ा रोल होता है, मतलब बच्चे के डाउट क्लियर नहीं होंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी है जेई में तो। अच्छा आपके सब्जेक्ट कौन से स्ट्रांग थे, कौन सा वीक था, किसको किस तरीके से आपने समझा? मेरा मैथ्स बहुत वीक था स्टार्टिंग से, अच्छा मतलब मैथ और फिर भी weak था। आपको आईआईटी का? हाँ फिर मेरे उसको मैथ्स कैसे- में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए इस बार। और मैथ्स में सब हाँ कमाल क्या है। आपका क्या नाम है गुड़िया? खुशी गुप्ता। खुशी, मतलब थोड़ी खुशी होनी चाहिए ना, मतलब इतना इतने परसेंटाइल आए हैं आपको, कितने आए आपके? 99.17। अब और क्या चाहिएगा, हैं इतने परसेंटाइल आए, किस तरीके से तैयारी की, किस तरीके से, मतलब इसका लोड होता क्या एग्जाम का कि यार नहीं होगा तो घर वाले क्या करेंगे, या जो
स्कूल के मालिक हैं वो क्या सोचेंगे कि यार पूरे साल तो ऐसे कह रही थी कि टॉप करेंगे, रिजल्ट आया नहीं। होता तो है, लेकिन ये लोग सपोर्ट भी बहुत करते हैं कि आप कर सकते हो, और यहाँ की मेंटरशिप और डाउट क्लासेस ये सब कुछ बहुत अच्छी हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाता है। अच्छा, मैं सबसे बड़ा एक रोल मानूं कि ये सबसे बड़ा रोल रहा मेरी सक्सेस के पीछे कि ये यहाँ मिल गया मुझे, तब मेरे इतने परसेंटाइल आए, क्या था? तो टीचर्स का सपोर्ट मिल गया, जो हर कहीं नहीं मिलता। जैसे सीकर में बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, तो वहाँ पर हर एक को पर्सनल केयर नहीं मिल पाती, लेकिन यहाँ पर मिल जाती है, क्योंकि बच्चे थोड़े कम हैं, इस वजह से हमारी क्लास में लगभग सबको ही मिल जाती थी। अच्छा, मतलब सेक्शन छोटे हैं। हाँ। ओके, आप बताएं, आप क्या नाम है आपका? उषा। उषा। उषा में कितनी ऊर्जा है अब इस रिजल्ट को देखकर? नहीं, अच्छा फील हो रहा है। एक मतलब एक ये ब्रेक था कि आपने अच्छा किया है, देन आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा आगे आगे के एग्ज़ाम के लिए, एडवांस के लिए। अच्छा, एडवांस को लेकर कितने प्रिपेयर हैं कि अब हाँ मेंस में मैंने ऐसा कमाल किया, अब एडवांस को फोड़ देंगे? नहीं मतलब पहले से इतना नहीं है कि आगे क्या होगा, बस यही है कि पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कुछ बेस्ट ही होगा। अच्छा, लड़कों को और लड़कियों को पढ़ने में थोड़ी सी वो आती है क्योंकि घर में कई बार काम भी आ जाते हैं, मम्मी लड़कियों को ज़्यादा काम दे देती है, ऐसा कुछ होता है? मेरे घर पे ऐसे नहीं था, मेरे को फुल सपोर्ट था, मेरे से ऐसे कुछ खास काम नहीं कराते हैं घर वाले। अच्छा। ऐसे मतलब पूरा सपोर्ट देते हैं कि तू पढ़। अच्छा, तुम पढ़ो हाँ जी, बस। देख लेंगे। अच्छा, किस तरीके से आप सब्जेक्ट को डील करते थे, थोड़ा सा वो बताएं ना, क्योंकि जो बच्चे आपको देखें, अगर 2 बच्चे भी आपको देखकर फॉलो कर लिया तो उनका भी सिलेक्शन होगा, तो उनको बताएं ना आपका रूटीन कैसा था, आप कैसे पढ़ते थे, आपके कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर करने जरूरी हैं ये सब? मेरे तो सब्जेक्ट्स में फिजिक्स वीक थी, लेकिन इस बार परसेंटाइल मेरे सबसे ज़्यादा फिजिक्स में ही आई है, परसेंटाइल जो है। इनका मैथ वीक था, इनके मैथ में सबसे ज़्यादा है। हाँ, वो यहाँ के टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया, इस वजह से हो पाया। बाकी मैं 6 से 7 घंटे रेगुलर पढ़ाई करती थी, और मतलब फिजिक्स वीक थी तो मैं फिजिक्स को ज़्यादा टाइम देती थी, उसके क्वेश्चंस ज़्यादा लगाती थी, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट थोड़े कम क्लियर थे। लेकिन जब मैंने उनके क्वेश्चंस लगाए, बाकी किया, डाउट अपने सॉल्व किए तब, और यहाँ की टेस्ट सीरीज भी काफ़ी अच्छी थी, जिसने मुझे बहुत सारा कॉन्फिडेंस दिया कि मैं कर सकती हूँ। अच्छा, टेस्ट सीरीज का कितना बड़ा रोल होता है, मतलब एक एग्जाम की अपन तैयारी करें तो उसमें टेस्ट सीरीज कितना बड़ा रोल अदा करती है? बहुत बड़ा रोल करती है, क्योंकि उसी से पता चलता है कि अपनी वीकनेस क्या है और स्ट्रेंथ क्या है। कि मेरे वीक टॉपिक्स जो थे उस मेरे को उस टेस्ट सीरीज की वजह से पता चले, जिससे मैंने अपने वीक पॉइंट्स को, वीक को, सब्जेक्ट को एकदम से स्ट्रॉन्ग कर पाई थी। ठीक है, तनिष, एक आखिर में आपसे छोटा सा सवाल, उन बच्चों के लिए जो 2027 में तैयारी कर रहे हैं मेंस की, उनके लिए क्या मैसेज होगा कि आप 3 ट्रिक बता दें किस तरीके से आप अपना सिलेबस क्लियर करें, ये ध्यान रखें, आपका सिलेक्शन भी। मतलब आपको मैं पेपर के कुछ महीने पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने चाहिए। मॉक टेस्ट दिए और उसका एनालाइज ज़रूर करना चाहिए, बिना एनालिसिस के मॉक टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे, और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान दे। बिल्कुल। तो ये जो प्रतिभाएं आप देख रहे हैं, इनसे हमने यही बेसिकली जानने की कोशिश की कि ऐसी एग्जाम जो टफ एग्जामों में से एक आती है, उनकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, जिस संस्था में प्रिपरेशन करते हैं वहाँ इनके लिए माहौल कैसा है। तो ये प्रतिभाएं निकले, ये हीरे हैं, और इन हीरो को जिस जौहरी ने परखा है, यानी कि डायरेक्टर सर, वो भी हमारे साथ हैं, तो उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हीरे की पहचान तो असली जौहरी ही कर सकता है। तो सर आप भी आए, और हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनको जिस तरीके से आपने तराशा है, उनके पीछे कितना बड़ा संघर्ष था। सबसे पहले तो जो ये परिणाम आया, लगातार मतलब तीसरी बार झुंझुनू को टॉप करना। झुंझुनू तो मतलब शौर्य और बलिदान के लिए, मतलब आर्मी के लिए ज़्यादा जाना जाता है, अब एजुकेशन में भी पीछे नहीं है। तो क्या आपने ये सपना देख रखा कि एजुकेशन हब अब झुंझुनू को बना दें? बिल्कुल सपना देखा था, और मैं तो हर बार कहता हूँ कि झुंझुनू एजुकेशन हब वापस बनेगा, गौरव झुंझुनू का एजुकेशन और गौरव वो वापस लौटेगा, क्योंकि झुंझुनू पहले से ही शिक्षा नगरी कहा जाता है। आपको पता नहीं होगा शायद, पहले झुंझुनू जिला जो है वो एजुकेशन में नंबर 1 रहा है सदा से ही। हाँ जी, ये आपने बगड़, पिलानी, कोटा और सीकर तो अभी बढ़े, पिलानी, बगड़, चिड़ावा कस्बे जो पहले से एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उसका गौरव कहीं ना कहीं वापस, उसी गौरव को वापस लौटाने का काम अब यहाँ के लोग कर रहे हैं, और यहाँ काफ़ी इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। चिड़ावा के अंदर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे आ रहे हैं, सारे बड़े इंस्टीट्यूट चिड़ावा में भी खोलने लग गए हैं अभी। तो आप इन प्रतिभाओं को परखने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, और 3 साल से लगातार जिले को टॉप कर रहे हैं। अब बच्चे पलायन को जाने के लिए वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें ठहरना है यहीं, कस्बों से पलायन नहीं करना सीकर और कोटा के लिए। तो ये कैसे एक सुखद लगता है कि हाँ, ये बहुत सुखद लगता है। इसमें कई चीज़ें सुखद हैं। देखो मैं आपको बताऊं, आर्थिक जो लोड पड़ता है पेरेंट्स के ऊपर वो कम हो जाता है। बच्चा घर पे पेरेंट्स के पास रह करके, न कोई डिप्रेशन जैसी चीज़ हो सकती है, घर पे रहेगा तो खाना पीना सब अच्छा रहेगा बच्चे का।
आर्थिक बोझ भी कम पड़ेगा। आज कोटा सीकर बच्चा जाता है तो साल रुपए का 3 लाख रुपए भी साल के अपन जोड़े तो 3 साल में 9 लाख रुपए चले जाते हैं, और फिर बाई द वे सिलेक्शन नहीं हो तो बताओ क्या हाल हो। और यहाँ एक नॉमिनल फीस के अंदर वो सारा सिलेक्शन वगैरह हो रहा है। और सीकर की किसी भी बेस्ट से बेस्ट कोचिंग उठा लेना, मैं आपको कह रहा हूँ कोटा और सीकर की, और क्वालिटी रिजल्ट जिस हिसाब से परसेंटाइल आई है जितने बच्चों की संख्या में, ऐसा किसी एक में भी मेरे को कह देना करके। तो सीकर की और कोटा की मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ ऑन कैमरा आपको कि कोई भी बड़ी से बड़ी कोचिंग की संख्यात्मक और गुणात्मक रिजल्ट आप उठा लेना, इस क्वालिटी का रिजल्ट किसी भी कोचिंग में नहीं मिलेगा। मैं हर साल आता हूँ यहाँ पे, और हर साल आप यही चैलेंज देते हैं, कोई स्वीकार करने वाला नहीं मिला मुझे आज तक। हाँ नहीं तो चैलेंज स्वीकार करवाइए आप उसको। और मैं तो कह रहा हूँ भाई, स्कूलिंग में हमने दिए लगातार स्टेट टॉपर्स दिए हैं। आपको पता है तनुप्रिया का आपने इंटरव्यू किया था, जो बिट्स पिलानी के अंदर पढ़ रही है, राजस्थान की टॉप 1 रैंक थी उसके पास में। और हर साल हम अब जेई के एग्जाम के अंदर, और लास्ट ईयर नीट में भी आपने देखे कितने सारे सिलेक्शन हुए हैं। तो अब बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत है नहीं, यहीं पे बहुत अच्छे से सौहार्दपूर्ण माहौल में सारी चीज़ें हो रही हैं। वहाँ बाहर बच्चा जाता है, नशे पत्ते का डर, आपको पता है रोजाना न्यूज़पेपर्स में आती हैं क्या क्या कहानियाँ आती हैं सीकर की, आपको और हमें पता है सब सारी चीज़ें, ठीक है। न वो चीज़ों का डर है, न बच्चा डिप्रेशन में जाएगा। हंसी खुशी माहौल के साथ में यहाँ सिलेक्शन दे रहे हैं बच्चे। कस्बे में गाँव जैसा माहौल, घर जैसा माहौल। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसके लिए क्या रणनीति है, मतलब आप लगातार इसको क्योंकि सबसे बड़ा डायरेक्टर के लिए ये होता है कि अपने रिजल्ट को मेंटेन रखना और इसमें बढ़ोतरी करना, इसके लिए आपने क्या प्रयास किया, क्या अलग है मतलब एमडीसीएल में जो बाकी संस्थाओं से अलग बनाती है? देखो अलग कुछ नहीं है, आपका मर्म जो है ना, आपकी जो आइडियोलॉजी है वो अलग चीज़ है। आपको बच्चों के लिए ही जीना चाहिए। जब आपने इंस्टीट्यूट कर रखा है तो बच्चों के लिए मैक्सिमम जितना तुम कर सकते हो उतना कीजिए। ये इनके इन प्रकारेण जो भी स्ट्रेटजी बनानी है, जो भी काम करना है, उन बच्चों के लिए आप समर्पित रहिए। और समर्पित भाव से काम करोगे, ईमानदारी से काम करोगे, बिजनेस नहीं बनाओगे उसको। बिजनेस तो चल ही रहा है, मैं मना नहीं करूँगा, साइड में अपने आप चलेगा। पैसे के पीछे मत दौड़िए, बच्चों के रिजल्ट के पीछे दौड़िए, बच्चों के लिए दौड़िए, अपने आप सारी चीज़ें होती चली जाएंगी। रिजल्ट के साथ अनुशासन कितना जरूरी होता है, क्योंकि आज की शिक्षा में हम बात करें तो रिजल्ट तो अच्छा आ रहा है, मतलब कई संस्थाओं में अच्छा है, लेकिन वो अनुशासन नहीं बना पा रहे हैं बच्चों के साथ, या वो नहीं मिल पा रहा वो माहौल उसके लिए। देखो डिसिप्लिन तो पहली चीज़ है, और बच्चा यदि पढ़ेगा, पढ़ाई के लिए जोड़ के रखेंगे, अटैच करके रखेंगे, तो उन बच्चों में अपने आप ही डिसिप्लिन आ जाएगा। डिसिप्लिन बाई प्रोडक्ट भी आ जाता है यदि पढ़ाई सही हो रही है, सही डायरेक्शन में चल रही है तो। और डिसिप्लिन एक ज़रूरी चीज़ है, नेसेसरी चीज़ है। स्टूडेंट डिसिप्लिन में होगा तो ही रिजल्ट लेकर के आ पाएगा, डिसिप्लिन बिगड़ेगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। अब कोटा सीकर में आप फिर वही बात आएगी, मैं कहूँगा कोचिंग के अंदर बच्चे मोबाइल लेके जाते हैं, पीछे की बैक बेंच पे बैठ करके पूरी वेब सीरीज देख लेते हैं। बोले सर आज एक वेब सीरीज देख ली पूरी। तो रील भी वायरल होती है। हाँ कई रील भी वायरल होती है, आपने देखी है, और पूरी पूरी वेब सीरीज निपटाते रहते हैं बच्चे पीछे बैठे बैठे 3-3 लाख रुपए देकर के। आज के इस दौर में, क्योंकि ये जो इनकी उम्र है, ये किसी समय मेरी भी थी, मैं भी थोड़ा सा भटक गया था, लेकिन इनकी उम्र में जो सोशल मीडिया का या मोबाइल का जो डिस्ट्रैक्शन है, इसको दूर करने के लिए आप क्या प्रयास करते हैं, मतलब किस तरीके से इनसे ट्रीट करते हैं? मैं बता कितना रहा जरूरी हूँ होता है ये कि इन बच्चों को दिक्कत ही नहीं आती इस तरह की सोशल मीडिया पे, उस पर टाइम ही नहीं रहता इनको ये चीज़ें करने के लिए। और आप कहोगे तो भी ये नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पढ़ाई में इतना मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो इनको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो आप तो खुद इनको पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, मैं आपसे पढ़ा हुआ भी हूँ। आप बताएं कि मतलब ये जो सक्सेस इन्होंने हासिल की, इनके लिए क्या ज़रूरी होता है? कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए इनके, या फिर मेंटरशिप अच्छी होनी चाहिए, या फिर आपके टेस्ट सीरीज हैं वो अच्छा होना चाहिए? क्या मैटर करता है सबसे? हर एक पहलू अपनी जगह अपना इंपॉर्टेंस रखता है। कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, अच्छे टीचर्स भी होने चाहिए, मेंटरशिप भी होनी चाहिए, टेस्ट सीरीज भी बेस्ट होनी चाहिए, उसका एनालिसिस भी करवाना आना चाहिए, और बच्चों कैसे एनालिसिस करना है, क्या उसका मैकेनिज्म है, वो सारी चीज़ें भी आनी चाहिए। तो वो हर एक चीज़ अपनी जगह अपना इंपॉर्टेंस रखती है। अब ये बच्चे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, और कुछ बच्चे हैं जो यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन वो आपको अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि एडवांस के लिए? एडवांस के लिए एडवांस के क्वेश्चंस करें, कॉन्सेप्ट अच्छे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करें, जितना अच्छा हो सके उस कॉन्सेप्ट को बिल्ड करें, और लगे रहें, सक्सेस अपने आप ही आ जाएगी। थोड़ा सा सर बता देना, 1-2 पॉइंट बता दो कि बच्चे सोचें कि ठीक है जरा अगली बार आ जाएंगे, हमारे परिचित है। नहीं एडवांस के लिए जैसे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो फिजिक्स में हम लोग इनको बच्चों को करवाते हैं, इरोडो करवाते हैं, पाथ फाइंडर करवाते हैं, बुकोत्सव, क्रोटो, ये सारी बुक्स ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं बच्चे। तो उन बुक्स के क्वेश्चन बच्चे सोल्व करें, और अच्छे असाइनमेंट होने चाहिए, क्वेश्चंस की क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। एक सर पेपर देने जाते हैं तो थोड़ा सा बच्चा असहज हो जाता है, वो उसमें वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बन पाता है, उसको कैसे ट्रीट करें, मतलब उसके लिए आप मेंटरशिप? असली चीज़ ही वही है। जेई एडवांस का एग्जाम कॉन्फिडेंस का ही एग्जाम है।
उसमें बहुत सारे मतलब थ्योरी बहुत याद करके नहीं जानी होती, कॉन्फिडेंस का गेम है सारा का सारा जेई एडवांस का कि एग्जाम। वो 3 घंटे आपने कॉन्फिडेंस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ में पेपर दे दिया। आपको पता है जेई एडवांस में सेलेक्ट होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, कट ऑफ क्या 90 और 100 मार्क्स पे आईआईटी में चला जाता है बच्चा लगभग। हाँ, तो 90 और 100 मार्क्स कितने में से, आउट ऑफ 350 60 मार्क्स का पेपर रहता है, तो उस उतने नंबर में से 100 नंबर आप ले आए, मतलब 33% से भी कम मार्क्स आप ले आए, आपको आईआईटी नीट की तरह नहीं 720 में से ना 720। नीट मेरे को ज्यादा टफ लगता है। नीट ज्यादा कम्पिटिटिव लगता है कि 720 में 720 लाने हैं, 700 नंबर लाने हैं। जेई में तो आपको 100 नंबर लाने हैं। जेई मेंस के अंदर 300 में से 150 भी ले आया तो 99 परसेंटाइल बन रही है कईयों की इस अटेम्प्ट में। तो आप ये तो बड़ा इजी एग्जाम है एक तरीके से देखे तो, लेकिन माइंड गेम है पूरा। माइंड में आपने प्रेशर ले लिया, कॉन्फिडेंस लूज कर दिया उस समय एग्जाम देते समय, तो आप गए। अदरवाइज इतने क्वेश्चन डुएबल आराम से होते हैं। आप 50% क्वेश्चन तो बहुत इजीली कर सकते हो जेई एडवांस के, क्योंकि एडवांस के लोग जो पेपर बनाते हैं वो क्वेश्चन करने के लिए बनाते हैं, इसलिए नहीं बनाते कि ना करने के लिए बनाएं। ना करने के लिए बनाए तो कर ही नहीं पाएंगे। आईआईटी के प्रोफेसर तो बहुत हाई फाई लोग होते हैं वो, तो वो लोग जब पेपर बनाएंगे तो बच्चा अटेम्प्ट कर ही नहीं पाएगा। यदि इस उद्देश्य के साथ बनाएंगे बच्चा नहीं करे, वो इसी उद्देश्य के साथ बनाते हैं कि पेपर बच्चा कैसे कर पाए इस क्वेश्चन को। लेकिन गेम है कॉन्फिडेंस का सारा। बिल्कुल कॉन्फिडेंस अगर उस 3 घंटे आपने रहा और वो कॉन्फिडेंस आपकी संस्थाओं से या टेस्ट सीरीज से उनसे सीरीज से हाई लेवल के क्वेश्चन करने से, अच्छी बुक से क्वेश्चंस लगाने से, उस सारी चीज़ों से कॉन्फिडेंस आता है बच्चे में। अभी नया सेशन शुरू होने वाला है, 12th के एग्जाम चल ही रही हैं, रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, उसके बाद फिर बच्चे 12th के लिए, 11th के लिए, 10th के लिए नई संस्थाओं में देखते हैं कि भाई हम चेंज करें संस्था। तो यहाँ के जो आसपास के इस कस्बे की बात करें, यहाँ के पेरेंट्स के सब वो दिमाग में वही बैठा हुआ है कि कोटा बड़ा शहर है, वहाँ बच्चे दिमाग में पेरेंट्स के बट चिड़ावा के पेरेंट्स के दिमाग में वो चीजें नहीं रही है। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि एक होता है मतलब हाँ। कि वहाँ हाँ। उसका विकल्प अब चिड़ावा मिल पा रहा है। हाँ। उनको जो नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए आप क्या करें? नहीं, सभी लोग समझ पा रहे हैं। और चिड़ावा मैं आपको बता दूं पूरे तो हम तो ये भी चाहते हैं ना सिक्कर से भी नहीं मैं बताऊं, झुंझुनू जिले के अंदर मतलब झुंझुनू जिला जो है वो पूरे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा आईक्यू वाला कस्बा है। मेरे को कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकता हूँ, और ये साबित किया है झुंझुनू जिले ने। बार बार रीट वगैरह के एग्जाम हुए तो सबसे ज्यादा 50% सिलेक्शन अकेले झुंझुनू के आते हैं हर एग्जाम में झुंझुनू। तो झुंझुनू वालों का आईक्यू तो टॉप है ही, मानते हो आप ये बात? और झुंझुनू जिले में चिड़ावा, पिलानी, सिंगाना, ये जो कस्बे हैं, ये जो एरिया है, जो काटली नदी है इसके इधर वाला जो एरिया है, मैं कहता हूँ ये पर्सनल विद ड्यू रेस्पेक्ट कर रहा हूँ सबके लिए, लेकिन ये बात बता रहा हूँ, तो इनका आईक्यू तो और भी तेज है। तो ये लोग सारी चीजें समझते हैं कि सीकर में क्या हो रहा है, कोटा में क्या हो रहा है, एमडीसीएल में क्या हो रहा है। बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। मैं आपको बताऊं, कोटा की और दिल्ली की कोचिंग चिड़ावा में आई हुई हैं, जो नामी कोचिंग है। दिल्ली की सबसे टॉप जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोटा की सबसे जो टॉप इंस्टीट्यूट है, उनकी ब्रांचें चिड़ावा में खुली हुई हैं। लेकिन चिड़ावा के लोग इतने समझदार हैं कि उनमें स्टूडेंट ही नहीं भेज रहे हैं। हाँ, जो परिणाम अच्छा दे रहा है वहाँ नहीं तो उनके नाम से कोटा सीकर गाँव तो यहीं आ गए हैं, उनके पास चले जाने चाहिए बच्चे, लेकिन नहीं भेज रहे हैं। तो आप क्या भविष्य में एक विकल्प देख पा रहे हैं कि जो कोटा के बाद सीकर का जिस तरीके से एजुकेशन में नाम हुआ, और आपने तो मेरे को पहले ही टोक दिया था कि झुंझुनू का तो ऑलरेडी नाम था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो सीकर शिफ्ट हुआ था। तो अब ये चिड़ावा कस्बा या इसके आसपास का जो कस्बा है जहाँ एजुकेशन को लेकर इतने लोग अवेयर हैं, ये दोबारा टॉप पे जाने बिल्कुल टॉप पे जाएगा। समय तो अब क्या है, 2 साल 4 साल जितना भी लगे, लेकिन टॉप पे जा ही रहा है। और जो ग्रोथ की जो रेट है ना, वो बहुत फास्ट हो रही है चिड़ावा की। ग्रोथ रेट बहुत फास्ट है एजुकेशन के अंदर। काफ़ी इंस्टीट्यूट्स पिछले 5-7 साल के अंदर खुले हैं चिड़ावा के अंदर, कोचिंग्स भी और स्कूलिंग में भी। और ये बहुत तेज पलायन तो ऑलमोस्ट रुकने लग गया है, काफ़ी कम हो गया है पलायन। और अब और भी रुक जाएगा जब इस तरह के रिजल्ट्स आएंगे। और हम ही नहीं, और भी साथी लोग रिजल्ट देंगे चिड़ावा के जो इंस्टीट्यूट खोल रखा है, तो एक कंपटीशन बनेगा और बच्चों को यहीं चिड़ावा में ही चूज करने की सुविधा मिलेगी कि बेस्ट कौन है, वहाँ पे एडमिशन हम ले लेते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी कुछ दिन बाद नीट का एग्जाम होगा, नीट का रिजल्ट आएगा, फिर मिलेंगे सर से, फिर नई रणनीतियों पे चर्चा करेंगे। इस बार 7 हीरे इन्होंने तरासे हैं, जिन्होंने पूरे कस्बे का नहीं पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है, पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। इसलिए मैं हर बार एक लाइन बोलता हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूँ थक कर हार कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और इनकी तरह मज़ा भी आएगा। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मजे कुमार, नमस्कार।